Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits and myself Kapil Dhama, assistant professor. This subject belong to ETC 4 semester and we discuss the lecture number 3 of unit 1. The following topics will cover in the lecture series. In this lecture we will cover the following topics students: the frequency response of the BJT amplifier, the hybrid equivalent model circuit of BJT, transistor at low frequency model, hybrid pi CE transistor model, and transistor at high frequency model. So students, we will discuss the following topics in detail in this current lecture series. So let's now start the first topic, that is frequency response of BJT amplifier. So students, as you see the frequency response curve, in this section we discuss the frequency response curve and the lower frequency response and higher frequency response of a transducer, especially for BJT. So in this diagram, as you see students, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है इस तरीके से ये जो डायग्राम है तीन सेक्शंस में डिवाइड है। एक है आपका लो फ्रिक्वेंसी, एक है मिड फ्रिक्वेंसी, एक है हाई फ्रिक्वेंसी। तो यदि हम इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो गेन जो एम्पलीफायर का है वो हमेशा कैपेसिटेंस जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं उससे बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस की इन्वॉल्वमेंट जो है थ्रू आउट द सर्किट, ऑल्दो वो ब्लॉक करता है डीसी कोएफिशिएंट्स, बट बाईपास भी करता है आपके एसी के सिग्नल को आउटपुट सेक्शन पे, मगर साथ ही साथ वे गेन के जो इफ़ेक्ट है गेन पर भी वो डालता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस करेगा एट द गेन इन बोथ लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट पे लिखा भी हुआ है। अब जैसे कि ये बॉडी प्लॉट है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने बीजेटी ट्रांजिस्टर का। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसे हम लो फ्रिक्वेंसी बैंड कहते हैं। मिड फ्रिक्वेंसी बैंड में हम अपने सैचुरेशन यानी कि हम अपने ट्रांजिस्टर जनरली ऑपरेट करवाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी बैंड ये आपका इस तरह दिख रहा है। तो जो गेन का रिडक्शन हुआ है लो फ्रिक्वेंसी बैंड में वो हुआ है ड्यू टू द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर। तो जिस तरीके के आपने बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर आपने सेलेक्ट किए वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड में गेन की रिडक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दे आर एसेंशियली शॉर्ट सर्किटेड इन द मिड एंड हाई बैंड। तो मिड और हाई बैंड में वो हमेशा जनरली शॉर्ट कर दिया करते हैं उनको। दूसरी बात कहता है कि रिडक्शन इन द हाई फ्रिक्वेंसी बैंड इज ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ द एम्पलीफाइंग डिवाइस। अब देखो एम्पलीफाइंग डिवाइस चूंकि हम बीजेटी पढ़ रहे हैं जो कि ट्रांजिस्टर की तरह काम कर रहा है, तो वो कहता है कि हाई एम्पलीफायर के अंदर जब आपका गेन का रिडक्शन होगा तो वो इंटरनल उसका ट्रांजिस्टर का भी खुद का एक इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, वो एक उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट करेगा हायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर। तो इसके एग्जांपल जैसे दिखा रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बीजेटी जनरलाइज्ड। तो कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपेसिटर इज इन वेरी स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दीज डिवाइसेस। दे आर एसेंशियली ओपन सर्किट इन द लो एंड मिडल बैंड, है ना। लो और आपके जो मिड बैंड फ्रिक्वेंसीज हैं, तो इसके जो इंटरनल कैपेसिटेंस हैं उनको हमेशा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ फ्रिक्वेंसी रिस्पांस का जनरलाइज इंट्रोडक्शन। अब जैसे कि बात करें ट्रांजिस्टर एट लो फ्रिक्वेंसीज, तो जनरली अगर हमारे पास मॉडल्स हैं कॉमनली स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर नेटवर्क्स, तो तीन मॉडल्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये आरई मॉडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आरई मॉडल, दूसरा हाइब्रिड पाई मॉडल, तीसरा है हाइब्रिड पाई इक्विवेलेंट मॉडल, है ना। तो इनके बिहाफ पर हम अपने ट्रांजिस्टर्स एट लोअर फ्रिक्वेंसीज को एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स। अब बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस selected topics, first we should understand the amplification in the AC domain. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि ट्रांजिस्टर कैन बी एम्प्लॉयड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, दैट इज द आउटपुट एसी पावर इज ग्रेटर देन द इनपुट एसी पावर। बट ऑब्वियस है, क्योंकि जब आप बीजेटी को आप एम्पलीफाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इनपुट सिग्नल आपने लास्ट सेक्शन में देखा होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया 200 मिली वोल्ट को वो 50 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि 50 अमाउंट ऑफ गेन जो है उसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ। तो एम्पलीफिकेशन इन द एसी डोमेन जो है वो आउटपुट पे हमेशा एम्पलीफाई होके ही आपको मिलेगा। तो फैक्टर दैट परमिट्स एन एसी पावर आउटपुट ग्रेटर देन द इनपुट पावर इज द अप्लाइड डीसी पावर। तो वो डीसी पावर जो है वह एक ऐसा फैक्टर है जो आउटपुट के सेक्शन के ऊपर जो आपको एसी एम्पलीफाइड आउट मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीसी
applied power. Also amplifier is initially based for the required DC voltages, है ना. एम्पलीफायर का जो इनिशियली पर्पस जो है बायस्ड है फॉर द रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेजेस एंड करंट्स. देन द एसी टू बी एम्पलीफाइड इज गिवन एज द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर. अगर वो ये कहता है कि यदि एसी एक्सीड्स द लिमिट सेट बाय डीसी लेवल, क्लिपिंग ऑफ द पीक रीजन विल रिजल्ट इन द आउटपुट. तो ये कहता है कि जस्ट यदि अप्लाइड एसी आपकी डीसी सेट डीसी लेवल से एक्सीड कर जाती है तो क्लिपिंग ऑफ द पीक रीजन विल रिजल्ट इन द, इफ द अप्लाइड एसी एक्सीड्स द लिमिट सेट बाय डीसी लेवल, क्लिपिंग ऑफ द पीक रीजन विल रिजल्ट इन द आउटपुट. तो आउटपुट के ऊपर जो आपका क्लिप पार्ट है, यदि वो एसी सिग्नल डीसी सेट लेवल से एक्सीड कर जाए तो आपको हमेशा आउटपुट पे क्लिप पार्ट जो पीक लेवल का है वो आपको ऑब्जर्व वहाँ पे मिलेगा. Thus, proper faithful amplification design requires that the DC and AC components be sensitive to each other requirements and limitations. तो ये कहता है कि देखो चूंकि DC आपका ब्लॉक कर रहा है AC DC जो आपका जो कैपेसिटर्स हैं वो आइसोलेट कर रहा है, क्या नाम है, आपको आपके जो DC कोएफिशिएंट्स हैं, जबकि AC के ऊपर वो बाईपास करके आपको आउटपुट के ऊपर दे रहा है. तो दोनों जितने भी सारे AC एंड DC कंपोनेंट्स वहाँ लगे हुए हैं वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू ईच अदर. सो प्रॉपर रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशंस के हिसाब से फेथफुल एम्पलीफिकेशंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है कि सुपर पोजिशन थ्योरम हम एप्लीकेबल करते हैं फॉर द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द DC एंड AC कंपोनेंट ऑफ द BJT नेटवर्क. तो BJT नेटवर्क के अंदर यदि आप जब भी आप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं तो वो होगा दो तरीके से, या तो DC एनालिसिस या AC एनालिसिस, परमिटिंग द सेपरेशन ऑफ द एनालिसिस ऑफ DC एंड AC रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. तो हमेशा एनालिसिस जो होगा उसका वो दो तरीके से होगा, AC एंड DC. ओके स्टूडेंट्स, अब आती है बात BJT ट्रांजिस्टर मॉडलिंग की. तो कहता है कि द की ट्रांजिस्टर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस इज द यूज ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स. अ मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स लाइक वोल्टेज, करंट सोर्स, रेजिस्टर्स एक्सेट्रा. तो जब भी आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या जो है आप इक्विवेलेंट सर्किट्स की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं रिस्पॉन्स को एनालिसिस करने के लिए, तो ट्रांजिस्टर का जो नेटवर्क है वो बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स. पैसिव एलिमेंट्स जनरली आपके AC सर्किट, AC वोल्ट सोर्स, करंट सोर्स, आपके रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, यही लगा हुआ है. डेट बेस्ट अप्रोक्सीमेट्स द बिहेवियर ऑफ द डिवाइस अंडर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशंस. और ऑपरेटिंग कंडीशंस में जब भी आपका BJT है उस में फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए तौर पर वो काम करता है. अब वो कहता है कि वंस द मॉडल AC इक्विवेलेंट सर्किट इज डिटरमाइंड, द सिमेटिक सिंबल फॉर द डिवाइस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट सर्किट एंड द बेसिक मेथड्स ऑफ सर्किट एनालिसिस अप्लाइड टू द डिटरमाइन द डिजायर्ड क्वांटिटीज ऑफ द नेटवर्क. तो ये कहता है कि जैसे ही आपने AC इक्विवेलेंट सर्किट को अचीव कर लिया, ये देखने के लिए कि रिस्पॉन्स हमारा कैसे आएगा, तो जो जितने भी आपके सिमेटिक सिंबल्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट्स के ऊपर, है ना. जहाँ आपको ओपन करना ओपन कर दोगे, शॉर्ट करना शॉर्ट कर दोगे. तो इस तरीके से आपने पूरा एक इक्विवेलेंट सर्किट आपने वहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया. इससे क्या होगा कि सर्किट की जो एनालिसिस करना है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा. नेक्स्ट इज हाइब्रिड इक्विवेलेंट नेटवर्क, है ना, एम्प्लॉयड. ड्रॉबैक क्या है इसकी? इनिशियली इट इज डिफाइंड फॉर अ सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन दैट माइट नॉट मैच द एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशंस. देखो कई बार ऐसा होता है कि आइडियली जो हमारी आइडल ऑपरेटिंग कंडीशंस है दैट आर नॉट पॉसिबल टू मैच विद द प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग कंडीशंस, है ना. तो आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनालाइज द BJT नेटवर्क विद रिस्पेक्ट टू द आइडल ऑपरेटिंग कंडीशंस. तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. बाकी हम स्टडी पर्पस अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं. दूसरा है RE मॉडल, डिजायरेबल बट डज नॉट इंक्लूड फीडबैक टर्म. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ फीडबैक टर्म का इसका इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता. तो ये तीन जैसे हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जैसे एक तो ये है हाइब्रिड इक्विवेलेंट नेटवर्क RE मॉडल. इसका ड्रॉबैक तो यही था कि ये प्रैक्टिकल के साथ वो जो है रियलिटी के साथ आपका ऑपरेटिंग कंडीशन को मैचअप नहीं कर पाएगा. सेकेंड वन इज RE मॉडल, है ना. तो RE मॉडल में क्या है कि ये फीडबैक टर्म इंक्लूड नहीं करता, जबकि हाइब्रिड पाई मॉडल में क्या है, मॉडल ऑफ द चॉइस है ना. तो हाइब्रिड पाई मॉडल है ये. तो ये जनरली हम इसका इस्तेमाल अपनी एनालिसिस में करते हैं. तो दिस इज द स्टूडेंट्स AC इक्विवेलेंट ऑफ ए नेटवर्क. ओके, दिस इज द ट्रांजिस्टर. जैसे आप ट्रांजिस्टर देख रहे हो, ये वाला ट्रांजिस्टर.
और ये R1 R2 जो वो हैं जो आपके वोल्टेज डिवाइडर वाले जनरली हमने जो पहले क्लासेस में देखा था। और ये आ रही है आपका इनपुट रेजिस्टेंस, और ये आपका इनपुट वोल्टेज। RC इज द कपलिंग रेजिस्टेंस एट द collector side, and this is the load resistance. Okay students, so this is nothing but the AC equivalent of a network, क्योंकि AC का सोर्स यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो हम करते क्या है कि जब हम AC इक्विवेलेंट ऑफ ए नेटवर्क को जब हमने स्टडी करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेटिंग ऑल DC सोर्सेज टू जीरो एंड रिप्लेसिंग देम बाय ए शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट, है ना। जैसे जितने भी DC सोर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कनेक्शंस के साथ उनको रिप्लेस कर देंगे। और जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर्स भी पढ़े, बाईपास कैपेसिटर, RE RC R इन सारे कैपेसिटर जो पढ़े हम लोगों ने, CC, उन सबको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और रीड्रॉ करेंगे अपने फिर दोबारा उस सर्किट को जिसका हमें AC इक्विवेलेंट नेटवर्क का स्टडी करना है। तो वो कुछ इस तरीके से बन के आपको दिखेगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं RE मॉडल की। तो RE मॉडल में जैसे बताया कि फीडबैक टर्म यूज नहीं होती है, तो RE मॉडल में क्या कहा गया स्टूडेंट्स, तो ट्रांजिस्टर एक्शन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल डायोड बिटवीन एमीटर एंड बेस टर्मिनल। तो ट्रांजिस्टर एक्शन हैज बीन रिप्लेस्ड किसके द्वारा, सिंगल डायोड बिटवीन एमीटर एंड द बेस टर्मिनल एंड कंट्रोल्ड करंट सोर्स बिटवीन बेस एंड द कलेक्टर टर्मिनल। तो RE मॉडल के अंदर ये बताता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसको हमने रिप्लेस किया किसके द्वारा, सिंगल डायोड बिटवीन द एमीटर एंड द बेस। एमीटर और बेस के बीच में हमने एक सिंगल डायोड से रिप्लेस कर दिया किसको, ट्रांजिस्टर को। और कंट्रोल्ड करंट जो है सोर्स, उसको हमने लगा दिया किसके द्वारा, बेस और कलेक्टर के टर्मिनल्स के द्वारा। तो दिस इज मोर सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल। तो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल में क्या, एक लीनियर सर्किट है जिसमें आप इनपुट और आउटपुट करंट को देख रहे हो कि इनसाइड वोल्टेज VI और V नॉट, दिस इज द इनपुट एंड वोल्टेज आउटपुट करंट। तो फॉर द हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल द पैरामीटर्स आर डिफाइंड एट एन ऑपरेटिंग पॉइंट। तो देखो जितने भी हम बात कर रहे हैं ना वो सब ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में जैसे मैंने बताया पिछली बार कि R1 R2 और RE की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम स्टेबलाइज करके या उनकी वैल्यूज़ को ऐसे मैचअप करते हैं जिससे कि हमें ऑपरेटिंग पॉइंट हमें अचीव हो जाए। वंस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज अचीव then it is the condition where the transistor work as an amplifier. So for the hybrid equivalent model, the parameters are defined at an operating point. The quantities HIE, HRE, HFE and HOE, है ना, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड पैरामीटर्स कहा करते हैं। ये चार टर्म्स जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, HIE, HRE, HFE, HOE, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, H पैरामीटर्स। तो एंड आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं ये स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। तो हाइब्रिड मॉडल को अगर हम हाइब्रिड मॉडल को अगर हमने एक्सप्लेनेशन करना है विद द हेल्प ऑफ टू पोर्ट सिस्टम की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि इक्वेशंस को अगर मैं थोड़ा सा जैसे आप नेटवर्क एनालिसिस में अगर आपने स्टडी किया हो तो हमने वहाँ देखा कि दो इक्वेशंस हम मैश एनालिसिस, यहाँ पे आप मैथमेटिकली अगर आप इसको करना चाहो तो मैश एनालिसिस से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो वी हैव टू इक्वेशंस, द इक्वेशन 1 दैट इज VI इज इक्वल टू H11 II, ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, II प्लस H12 V0, है ना। दूसरा है I0, दिस इज नॉट L, दिस इज I0, और H21 II, ये वापस हो गया H22 V0। ओके, तो 4 वेरिएबल्स H11, H12, 21, 22 जिसको हमने HIE, HRE, HOFE, HOE लिख रखा है, ये वही हैं पैरामीटर्स। तो इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स कहा गया। द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच इक्वेशन रिजल्ट्स इन हाइब्रिड सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द H पैरामीटर्स। तो देखो इनकी वैल्यू निकालने कैसी है, तो ये कहता है कि सेट V0 इज इक्वल टू 0। देखो अगर आपने V0 को 0 कर दिया तो H11 की वैल्यू कैसे आई, तो H11 की वैल्यू देखो ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए क्या आएंगे। तो V0 की वैल्यू इस समय यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपको H11 की वैल्यू क्या निकली, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट, ये मुझे H11 की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से मुझे H1 की वैल्यू मिली। ओके स्टूडेंट्स,
आगे कहता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट विद द आउटपुट टर्मिनल शॉर्टेड। तो ये कहता है कि H11 की वैल्यू क्या है, H11 की वैल्यू क्या है, इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज व्हेन यू शॉर्ट द आउटपुट वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो बात चल रही है वो ये है, ये पहला पॉइंट यहाँ डिस्कशन हुआ। अब वो कहता है एल आई ये आई आई है, इफ आई आई को अगर मैंने 0 पुट कर दिया, तो आई आई को 0 पुट कर दिया तो आपका H12 निकल आएगा पहली इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन से क्या निकलेगा, इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज रेशियो निकल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें लिखा हुआ है ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज रेशियो। रिवर्स क्यों लिख दिया, जबकि हम लिखते हैं आउटपुट बटे में इनपुट, यहाँ क्या लिख रहा है इनपुट बटे में आउटपुट, तो ये रिवर्स हो गया किसका, V नॉट बाई वी आई का। तो ये H12 की वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब कहता है कि अगेन करो V नॉट को 0, शॉर्ट आउटपुट टर्मिनल्स, वी गेट H21 इज इक्वल टू आई नॉट बटे में आई आई, ये वाला कंडीशन हो जाएगी। तो इसको हमने क्या बोला, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट रेशियो। अगेन आपने फिर क्या किया, I1 को आपने क्या किया 0 कर दिया, तो ओपनिंग द इनपुट लीड्स H22 को आपको ये मिल गया आउटपुट बटे में आउटपुट करंट बटे में आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज नोन एज ओपन सर्किट एडमिटेंस। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 बटे में H22। ओके, तो जैसे कि हमने सारे वैल्यूज निकाली विद द हेल्प ऑफ पुटिंग सर्टन वैल्यूज एज 0 और ओपन, वी विल एबल टू कैलकुलेट ऑल दिस हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो H11 को जैसे मैंने बताया कि HI बोलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, H12 को HR रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो बोलते हैं, H21 को HFF यानी फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट रेशियो बोलते हैं, और H22 को H नॉट यानी आउटपुट कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इन दिस वे वी विल एबल टू कैलकुलेट ऑल दिस 4 पैरामीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनके डायग्राम्स हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें हाइब्रिड इनपुट एंड आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये उनके इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। तो H11 H12 V नॉट वी आई आई आई, और ये है आउटपुट साइड से H22 डिपेंडेंट करंट सोर्स दे रखा है, H21 I1 आई नॉट वी नॉट, और ये कंप्लीट सर्किट बन गया लीनियर सर्किट। देखो ना, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये कंप्लीट सर्किट ये इस तरीके से बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट्स हो गए इनपुट आउटपुट एंड कंप्लीट। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को अगर हमने देखा, वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। कॉमन एमीटर में ये बन रहा है, ये सर्किट बनेगा, कॉमन बेस में ये बनेगा, कॉमन कलेक्टर में ये बनेगा। तो सर्किट में आप जैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सेक्शन, ये बिल्कुल कॉमन देखो आप, है ना। और जो रेजिस्टेंस है वो भी सब सेम है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है। द डिफरेंस इज कि जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो हमें पढ़ना कॉमन एमीटर वाला ही है, क्योंकि कॉमन एमीटर ही जनरली हम यूज़ करा करते हैं हमने एम्पलीफाइंग सेक्शन के अंदर। तो कैलकुलेशन ऑफ एच पैरामीटर्स की बात करें तो करंट गेन जैसे कि आई नॉट बटे आई, वोल्टेज गेन वी नॉट बटे वी आई, इनपुट इम्पिडेंस जेड आई वी आई बाई आई, आउटपुट इम्पिडेंस जेड नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं कि एच पैरामीटर्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इस इक्वेशंस की मदद से। देखो जो हमने 3 इक्वेशंस यहाँ पे लिख रखी हैं, तो 3 इक्वेशंस जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली V1 H11 I1 H2 112 V2 H21 I1 और H22 V2, I2 की वैल्यू है माइनस वी टू बाई आर एल, ये वाली इधर से। तो I2 की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस V2 बाई आर एल, है ना। तो ये हो गई। अब हम एक एक करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में जैसे हमने देखा कि वी यूज्ड विद नेगेटिव साइन बिकॉज द एक्चुअल लोड करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I2। तो I2 के अपोजिट डायरेक्शन में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट्स व्हाई द थर्ड इक्वेशन इज नथिंग बट माइनस वी नॉट बाई आर एल। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इनपुट इम्पीडेंस, द इनपुट इम्पीडेंस इज नथिंग बट ZIN, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट इनपुट करंट। तो वी आई बाई V1 बाई I1 या वी आई बाई आई लिख सकते हो। तो ये होगी इनपुट इम्पीडेंस की बात। तो ये कहता है कि यदि इस इक्वेशन V1 की इक्वेशन, यानी V1 की इक्वेशन कैसे बनेगी,
यदि मैं I1 को ZIN के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने क्या किया कि सब्सटीट्यूट करी V1 की वैल्यू इन इक्वेशन 4, है ना, और फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कौन सी है, देखो ये वाली इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, V1 की जो ये पूरी इक्वेशन है ना, वो मैंने कहाँ पुट कर दी, इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दी। तो मुझे क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला मुझे। तो ये पार्ट मुझे यहाँ मिल रहा है ना। तो V1 की वैल्यू जैसे ऊपर थी नीचे क्या I1 था, वो 1 डिवाइड कर दिया। अब आप देखो कि यदि आप इंडिविजुअली इन सबको डिवाइड करोगे तो H11 I1 डिवाइड बाई I1 क्या बन जाएगा, I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया तो मुझे H11 मिल गया। फिर H12 डिवाइड बाई V2 बाई I1, ये तो ऐसे ही रह गया, तो मुझे Z1 की वैल्यू इस तरीके से यहाँ अचीव हो गई। अब बात करता है कि यदि आपके पास सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस हैं, ये सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस, तो H21 I1 प्लस H22 V2 और ये I2 की वैल्यू जो है मैंने यहाँ से उठा के क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 I2 की वैल्यू क्या है, माइनस V2 बाई RL। तो मैंने क्या किया, जो I2 की वैल्यू थी ना, वो मैंने कहाँ करी, सेकेंड इक्वेशन के साथ रिलेट करी। तो आई विल गेट एज H21 I1 प्लस H22 V2। तो अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन से हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, V2 बाई I1 इज इक्वल टू दिस। अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि ZIN की वैल्यू हमारी ये निकल के आई ब्रैकेट में, तो H12 और RL की वैल्यू क्या है, स्मॉल, तो देयरफॉर ZIN की वैल्यू क्या है, H11 है। ओके स्टूडेंट्स, अब करंट गेन की बात करें तो करंट गेन क्या है, तो AI इज इक्वल टू I2 बाई I1, V2 की वैल्यू कितनी है, माइनस I2 बाई RL। तो इन इक्वेशंस को जब मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। इसका मैं रेशियो लूँगा I2 बाई I1 का, तो मेरे को ये मिलेगा। थोड़ा सॉल्व करने पर ये मेरी इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि RL की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो AI की वैल्यू नेट इक्विवेलेंट जो निकल के आएगी वो आएगी AI इज इक्वल टू H21। अब वोल्टेज गेन की बात करें, वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी है, A नॉट इज इक्वल टू V2 बाई V1, और V1, तो इक्वेशन V1 से क्या है, I इंटू ZIN। तो V2 बाई AV की वैल्यू को मैंने, अब यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि AV में कुछ V1 की वैल्यू को इस तरीके से चेंज किया कि मेरा ये कुछ इस तरीके से निकल के आया। तो जब और सॉल्व करूँगा इस इक्वेशन को, ये बन जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन क्या है, वोल्टेज गेन। आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो ये आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने V2 से डिवाइड किया, V2 से डिवाइड करने पर हमारे को इक्वेशन में क्या मिला, ये मिल गया, ये वाली इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 कि अगर हमने इसको 0 पुट किया ये, तो I2 बाई V2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस H21 बाई H11 आ गई। I2 बाई V2 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होगी। तो Z नॉट यानी आउटपुट इम्पीडेंस जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इन दिस वे वी विल एबल टू कैलकुलेट ऑल द 4 पैरामीटर्स इन डिटेल्ड मैनर। नेक्स्ट स्टूडेंट एमीटर फॉलोवर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिस इज एमीटर फॉलोवर। इसमें क्या है कि V नॉट जो है VI के बिल्कुल उसको फॉलो करती है। तो कैसे फॉलो करती है, इसके लिए इसमें क्या किया सर्किट के अंदर कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हाई है, नियरली रेंज ऑफ किलोज टू किलो ओम्स में रहती है ज़्यादातर, और आउटपुट की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू वो रहती है कम रहती है, यानी कि नियरली ओम्स में। तो कॉमन यूज ऑफ ए कॉमन कलेक्टर इज अ बफर स्टेज विच ट्रांसफर रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई टू लो रेजिस्टेंस ओवर वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी। तो इसमें काम क्या है कि जो ये है ये इट आल्सो इंक्रीज द पावर ऑफ द लेवल ऑफ द सिग्नल। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिड पाई कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर मॉडल। इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स कि ये हाइब्रिड पाई मॉडल है, और इसमें करना है ये है कि द रेजिस्टेंस कंपोनेंट इन द सर्किट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लो फ्रिक्वेंसी एच पैरामीटर्स। तो जितने भी रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स हैं इस सर्किट के अंदर, उन सभी की वैल्यू हम लो फ्रिक्वेंसी एच पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल से, एंड वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस आर कैलकुलेटेड।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट ये जो है ये इनकी वैल्यूज, जैसे बी डैश अगर आप देख रहे हैं कि ये बी डैश यहाँ लिख रखा है, तो बी डैश का मतलब है इंटरनल लोड इन द बेस। आर बी वी डैश दिख रखा है, तो आर बी वी डैश का मतलब बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। आर बी डैश ई है इंटरनल बेस नोड ऑफ द एमीटर रेजिस्टेंस। आर सी कलेक्टर टू एमीटर रेजिस्टेंस। सी ई is diffusion capacitance of the emitter base junction. And these are the terminologies which we used in this type of transistor modeling. And GM is the transconductance. Okay students, अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर्स एट हाई फ्रिक्वेंसीज में क्या जो है इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो कहता है कि एट लो फ्रिक्वेंसीज इट इज अज्यूम्ड दैट ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्स इंस्टेंटेनियसली टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज और करंट। तो इंस्टेंटेनियसली यानी कि विद ए शॉर्ट, अगर कोई रिस्पेक्ट टू टाइम यदि उसमें इनपुट में चेंज हुआ है तो आउटपुट पे भी वो चेंज दिखाएगा लो फ्रिक्वेंसीज पर। मगर इफ़ यू गिव AC सिग्नल बिटवीन द बेस एंड द एमीटर ऑफ ए transistor amplifier in common emitter configuration, and if input signal is frequency is low, the output at the collector will exactly follow the change in the input amplitude etc. तो ये कहता है कि जैसे जैसे लो फ्रिक्वेंसीज में जैसे आप एमीटर टू बेस जंक्शन में जैसे ही आप इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो कलेक्टर साइड पे आपके RC पे जो आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा वो जस्ट फॉलो करेगा किसका, इनपुट को फॉलो करेगा आउटपुट एट लो फ्रिक्वेंसीज। नेक्स्ट कहता है कि यदि वन ऑफ द इनपुट इज हाई, सपोज मेगाहर्ट्ज में हो जाए, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल इज चेंजिंग, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विल नॉट बी रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो 1 मेगाहर्ट्ज का इनपुट सिग्नल हो जाए और एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल इज चेंजिंग, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। It is because the carrier from the emitter side will have to be injected into the collector side. This take definite amount of time to travel from emitter to base, however small it may be. Okay, तो ये जो रीज़न है इसकी वजह से जब जैसे ही सिग्नल हाई रिस्पॉन्स चलता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा। एम्पलीट्यूड वेरी करने में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में कितनी स्ट्रेंथ निकल के आ रही है। यदि इनपुट सिग्नल इज वेरिंग एट मच हायर स्पीड देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द कैरियर टू रिस्पॉन्ड, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विल नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटेनियसली। तो ऐसा नहीं है कि यदि इनपुट सिग्नल को आप बहुत हाई रेट से आप इसको क्या करवा रहे हो, चेंज करवा रहे हो, जितना उसको टाइम लेना चाहिए नॉर्मल स्पीड में, तो ट्रांजिस्टर विल नॉट वर्क। ठीक है, विल नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटेनियसली। तो देयरफॉर जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर पुट्स अ लिमिट टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल which the transistor can handle. So to analyze the behavior of the transistor to higher frequency signals, an equivalent model based upon transmission line equations will be accurate, but this model will be very complicated to analyze. तो ऐसा नहीं है, यदि आप हायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पर अगर आपको ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है तो आपको इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस हैं तो वो एक्यूरेट तो हैं, बट इस तरह के जो सिस्टम है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एनालिसिस के लिए। सो सम अप्रोक्सीमेशंस आर मेड एंड द इक्विवेलेंट सर्किट इज सिंप्लीफाइड। अब वो कहता है कि इफ सर्किट इज सिंप्लीफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट विल बी वेरी इजी टू एनालाइज बट रिजल्ट्स विल नॉट बी एक्यूरेट। सो इफ अप्रोक्सीमेशंस आर मेड द रिजल्ट विल बी एक्यूरेट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। सो यही कुछ डिफ़िकल्टीज हमें रहती हैं। यदि हम सर्किट को अप्रॉक्सीमेट करें तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है बट डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है। अगर हम सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो इजी टू एनालाइज है बट रिजल्ट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ एन एक्विवेलेंट सर्किट फॉर एनालिसिस आर सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी। तो सच ए सर्किट विच इज़ फेयरली सिंपल एंड रीजनेबल एक्यूरेट इज़ द हाइब्रिड पाई और हाइब्रिड पाई मॉडल, सो कॉल्ड बिकॉज द सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो ये एक जो हमारे जो सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए एक जो हमारे पास मॉडल है वो है हाइब्रिड पाई मॉडल, जिसका जो फॉर्मेशन है वो पाई फॉर्म की तरह होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट देख रहे हैं कि हाइब्रिड पाई कॉमन एमिटर ट्रांस कंडक्शन मॉडल के अंदर, तो फॉर ट्रांस कंडक्टर एम्पलीफायड सर्किट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेफर्ड बिकॉज वाई, बिकॉज कॉमन कलेक्टर HRC की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज गेन AV इज लेस देन 1। सो इवन बाय कास्केडिंग यू कांट इंक्रीज द वोल्टेज गेन बिकॉज अल्टीमेटली वोल्टेज गेन अगर आपकी नहीं बढ़ी तो एम्पलीफिकेशन का जो पर्पस है फेथफुल एम्पलीफिकेशन का वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाया। सो फॉर
और अगर हम कॉमन बेस की बात करें तो वहाँ पे जो करंट गेन है HIB वो लेस देन 1 है, ओवरऑल वोल्टेज गेन वो भी लेस देन 1 है। तो कॉमन एमीटर ही एक ऐसा केस है जिसमें HRE की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 है। तो देयरफॉर वोल्टेज गेन कैन बी इंक्रीज बाय कास्केडिंग कॉमन एमीटर स्टेज। So common emitter configuration is widely used. So hybrid GC model for the common emitter amplifier circuit is shown. जैसे कि आप यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं, दिस इज द जनरलाइज्ड ट्रांसकंडक्टर मॉडल यूजिंग CE कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इस तरीके से हमने दे रखे हैं कि बी डैश इंटरनल नोड इन बेस, RBB डैश बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, RB डैश ई इंटरनल बेस नोड टू एमिटर रेजिस्टेंस, GM ट्रांसकंडक्टेंस, CC ट्रांजिस्टर और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन, फीडबैक रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल बेस नोड टू कलेक्टर नोड RB डैश C. These are the terminologies we used in the circuit. So analysis of the circuit gives satisfactory results at all frequency, not only at high frequency but at low frequencies. तो देखिए ये वाला जो मॉडल हमने अभी डिस्कशन किया हाइब्रिड पाई मॉडल, तो इसमें जो है कि आपकी जितनी भी अनसर्टेनिटीज एट लो फ्रिक्वेंसीज एंड हाई फ्रिक्वेंसीज के अंदर आपको मेजर हो रही थी, वो आपने यहाँ हद तक काफ़ी हद तक इसको अचीव कर लिया है। तो ऑल द पैरामीटर्स आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो डिपेंडेंट हो, सभी इंडिपेंडेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब वैलिडिटी क्या है हाइब्रिड पाई मॉडल की? तो हाई फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल इज वैलिड फॉर फ्रिक्वेंसी लेस देन यूनिट गेन फ्रिक्वेंसी। तो यूनिट गेन फ्रिक्वेंसी से लेस देन है तो वो काम बढ़िया अच्छी तरीके से करेगा। इसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पैरामीटर्स ऑफ बीजेटी इन टर्म्स ऑफ लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इसमें मेन एडवांटेज है हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल इज दैट द मॉडल कैन बी सिंप्लीफाइड टू ऑब्टेन लो फ्रिक्वेंसी मॉडल ऑफ बीजेटी। तो हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल वाले सर्किट को हम लो फ्रिक्वेंसी मॉडल में रिड्यूस डाउन कर सकते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। तो इसको कैसे करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग द कैपेसिटेंस फ्रॉम हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल सो दैट बीजेटी रिस्पॉन्ड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिले to the input signal. So in practice there will be some delay between the input signal and output signal of BJT which will be very small as compared to signal, और वो कितना है 1 by frequency of the input signal. So hence it can be nearly less value or it can be neglected. So high frequency model of BJT is simplified at low frequencies and redrawn as shown in the figure below along with the small signal low frequency hybrid model of the BJT. जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये सर्किट है स्टूडेंट्स। तो वही सिंपली यहाँ पे ट्रांस कंडक्शन का जो फॉर्मूला है GM इक्वल टू IC बाई VT, इंटरनल बेस टू एमिटर रेजिस्टेंस RB डैश E, उसकी वैल्यू, ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और इनको पुट करने के ऊपर हम जो है रिड्यूस डाउन कर सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल को लो फ्रिक्वेंसी मॉडल के ऊपर। तो these are the students the common emitter short circuit current gain. तो consider single stage common emitter transistor amplifier circuit, the hybrid equivalent circuit को जैसे हमने लिखा कि IL is equal to minus GM VB dash E, VB dash E को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन AI की वैल्यू जो है वो IL बाई II है। IL मतलब I आउटपुट है ना, तो माइनस GM ओवर GB डैश E प्लस J ओमेगा CE प्लस CC कपलिंग कैपेसिटर CE कम बाईपास कैपेसिटर। मगर जो GB डैश E की वैल्यू है वो GM बाई HFE होता है और CE प्लस CCE की वैल्यू CE होती है। कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू नेग्लेक्टेबल है, तो हम CE की वैल्यू क्या लिखें? GM ओवर 2 पाई FT। ओके, तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन ओवर, तो वी गेट एज AI यानी कि कॉमन एमिटर शॉर्ट करंट गेन की वैल्यू है -1 ओवर 1 by HFE plus J times of F by FT. If the output is shorted, that is RL, what will be the flow response of the circuit? When RL is equal to 0, V not equal to 0, hence AV is equal to 0. But obviously बात है। So the gain that we consider here is the current gain IL by IC. तो सिंप्लीफाइड सर्किट जो हमारे को मिलेगा वो किस इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा। तो CE प्लस EC को हम नियरली CE मान लिया करते हैं स्टूडेंट। तो करंट सोर्स गिव साइनसॉइडल करंट IC, आउटपुट करंट और लोड करंट इज IL, GB डैश E इज नेग्लेक्टेड सिंस GB डैश की वैल्यू बहुत छोटी है GB डैश E से, और GC इज ए शंट विथ शॉर्ट सर्किट R इज इक्वल टू 0, सो GC डिसअपियर्स
So the current is delivered to the output directly through the CE, and GB dash E also neglected. So this is very small. Okay, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पहले निकाल दिया था ये। तो ये HFE सारा फॉर्मूला निकालते हुए आगे हम बढ़े तो आप देखेंगे कि FT की वैल्यू बाई HFE की वैल्यू F बीटा है ना, बीटा फ्रिक्वेंसी, इसका मॉड लेंगे तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट है ना, तो ये 1/f/f बीटा का होल स्क्वायर। तो एफ बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। तो जी बी डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी, GM/HFE मिलेगी। तो एक्चुअल में एट एफ यानी फ्रीक्वेंसी जब एफ बीटा की इक्वल हो जाए तो ए आई की वैल्यू क्या 1/√2 यानी कि 0.707 ऑफ HFE। तो करंट विद रेजिस्टेंस लोड FT इज इक्वल टू एफ बीटा इंटू HFE, जो कि वैल्यू यहाँ दे रखा है। तो दिस सर्किट इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनालिसिस, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। So because there are two time constants associated with the input and other associated with the output, the output time constant will be much smaller than the input time. So K is equal to voltage gain, it will be very greater to 1. So GB dash is equal to K minus 1 divided by K, which is nearly equal to GB dash E. Because voltage gain की वैल्यू जो है बहुत कम है तो इसको हम नेग्लेक्टेबल मान सकते हैं। तो सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड GB dash E हमेशा क्या है, GCE के से कम है। बिकॉज RB-C की वैल्यू कितनी है, 4 मेगा ओम है। तो RCE की वैल्यू कितनी है, 80K टिपिकल वैल्यूज। सो GB-E कैन बी नेग्लेक्टेड इन द इक्विवेलेंट सर्किट इन द वाइड बैंड एम्पलीफायर RL। तो RL की जो वैल्यू है वो 2 किलो ओम से आगे एक्सटेंड नहीं करेगी। इफ RL इज स्मॉल, FH इज लार्ज। तो FH का वैल्यू दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमारा, ये जो हमारा जनरलाइज जो डायग्राम है लास्ट में बन के आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ टिपिकल वैल्यू दे रखी हैं कि क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए सुटेबल ऑपरेटिंग कंडीशन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मिलर थ्योरम। तो इट स्टेट दैट इफ इम्पीडेंस Z इज कनेक्टेड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स, किसी इम्पीडेंस को आप इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्ट करते हो ऑफ ए नेटवर्क बिटवीन द विच देयर इज अ वोल्टेज गेन K, द सेम इफेक्ट कैन बी had by removing Z and connecting an impedance Z at the input and Z0 across the output। तो जैसे कि आप वोल्टेज गेन को भी अगर कनेक्ट करोगे और एक Z इम्पीडेंस को अगर आप इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेम रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जब आप उसको हटाओगे। तो इनपुट पे आपको मिलेगी Z/1 - K, जबकि Z0 पे मिलेगा आपको क्या, आउटपुट पे क्या मिलेगा, ZK/K-1। तो हाई फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट विद रेजिस्टेंस RL, ये आपका सर्किट डायग्राम दिख रखा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है लगा दी। तो सर्किट आफ्टर अप्लाइंग मिलर्स थ्योरम, तो यहाँ पे K की वैल्यू जो है VCE डिवाइड बाई VB-E, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VCE इज इक्वल टू -RC/RL। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, देखो आपने वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है, VCE की वैल्यू -RC/RL डिवाइड बाई VB-E। तो IC डिवाइड बाई VB-E की वैल्यू आ जाएगी K डिवाइड बाई RL डेट इज इक्वल टू GM, या इसको मल्टीप्लाई ही कर दो तो K की वैल्यू आ जाएगी -GM/RL। नेक्स्ट इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये एक मेजर है टू डिनोट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट एम्पलीफायर सर्किट को डिनोट करता है, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द एम्पलीफायर गेन, उसको ये डिफाइन करता है गेन। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर्ड एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एन एम्पलीफायर, कितने अच्छे से काम करता है। एनी एम्पलीफायर सर्किट मस्ट हैव लार्ज गेन एंड लार्ज बैंडविड्थ। फॉर सर्टेन एम्पलीफायर सर्किट द मिड बैंड AM may be large but not band width or vice versa। तो डिफरेंट एम्पलीफायर सर्किट्स कैन बी कंपेयर्ड विद द सच पैरामीटर। तो गेन बैंडविड्थ एक ऐसा मेजर है जिससे कि आप परफॉर्मेंस या उसकी कैपेबिलिटी एम्पलीफायर सर्किट की काम करने की क्षमता विद इन द सर्टिफाइड लिमिट्स में आप उसको अकॉर्डिंग टू इस पैरामीटर से जज कर सकते हो। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, कि आई होप कि आप समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगले आने लेक्चर्स में और कुछ डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।